लिनशेन, तुम यहाँ क्यों आए हो? गोदाम का गार्ड कैंग यून लिनशेन को देखकर बहुत हैरान हुआ। कैंग यून लिन परिवार के पुराने अनुचरों में से एक था और कहा जाता है कि अब उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। वह लिनशेन के माता पिता के जीवित रहने के समय से ही गोदाम के गेट की रखवाली कर रहा था। सबसे बड़ी बहन के कार्यभार संभालने के बाद भी गोदाम के प्रवेश द्वार की रखवाली कैंग यूं ही कर रही थी। सबसे बड़ी बहन ने उसे बताया कि जब उसके माता पिता अभी भी जीवित थे तो कैंग यू अक्सर उनके घर आया करता था। लिनशेन के पिता के साथ एक दो ड्रिंक्स लेता था और इधर-उधर की बातें करता था। उनके बीच काफी अच्छे संबंध थे। अपने माता पिता के निधन के बाद कैंग यून उनके घर भोजन के लिए अधिक नहीं आता था। अंकल कैंग, क्या गोदाम में कोई मृत अंडे बचे हैं? मैं उनमें से कुछ अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लिनशेन ने सीधे तौर पर अपना उद्देश्य बताया। मिस लिन कई महीनों से वापस नहीं आई हैं और उनके हस्ताक्षर के बिना मृत अंडों को पिघलाने के लिए कारखाने में नहीं ले जाया गया है। अभी भी काफी मात्रा में अंडे हैं, कैंग यून ने रुककर कहा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जैसे ही उसने बात जारी रखी। लेकिन लिन परिवार ने इतने सालों तक हमेशा ईमानदारी से व्यापार किया है और हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। अगर कठिनाइयां हैं भी तो वे केवल अस्थायी है। अगर हम लिन परिवार के सुनहरे साइनबोर्ड को नुकसान पहुंचाते हैं तो बाद में इसे बहाल करना मुश्किल होगा। लिनशेन एक पल के लिए अचंभित रह गया और फिर उसे एहसास हुआ कि कैंग यून ने गलत समझा था। कैंग यून ने सोचा होगा कि वह मृत अंडों को उत्परिवर्तन अंडे की दुकान में वापस ले जाना चाहता था ताकि क्यू तियानफू के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए घटिया सामान को उच्च गुणवत्ता वाले सामान के रूप में बेचा जा सके। अंकल कैंग, आप बहुत चिंतित हैं। मैं बस कुछ मरे हुए अंडे लेकर कुछ गहने बनाना चाहता हूँ, लिनशेन ने सहजता से समझाया। ये ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं ले जा सकते और आपको उनके लिए हस्ताक्षर करने होंगे। अन्यथा मिस लिन जब वापस आएंगी तो उनका हिसाब नहीं दे पाएंगी, कैंग यून ने कहा और उसने चाबियों का एक गुच्छा निकाला। गोदाम का दरवाजा खोलने और लिनशेन को अंदर ले जाने के लिए एक को चुनने से पहले कुछ देर तक टटोला। सामान्यतः मृत अंडों को उनके स्तर के अनुसार तौला जाता है और फिर उन्हें ग्रेड के अनुसार एक साथ ढेर कर दिया जाता है। आखिरकार उनका उपयोग केवल सामग्री के रूप में ही किया जा सकता है। लेकिन कैंग यून बहुत सावधान था, यहाँ तक कि स्टील लेवल के मृत अंडे भी बड़े करीने से व्यवस्थित थे। प्रत्येक पर एक लेबल लगा था जिसमें अन्य विवरणों के अलावा उसका प्रकार और भंडारण की तारीख भी बताई गई थी। लिनशेन देख सकता था कि वहाँ करीब 1000 स्टील स्तर के मृत अंडे थे, लेकिन उतने नहीं थे जितने मिश्र धातु स्तर के थे, केवल 100 से अधिक। दुर्भाग्यवश इन मृत अंडों पर कोई मोजेक नहीं था, जिससे लिनशेन कुछ हद तक निराश हो गया। क्या बस इतना ही है? लिनशेन ने कैंग यून से पूछा। सभी स्टील लेवल वाले यहाँ हैं। छोटे स्टोर रूम में अलॉय लेवल वाले का एक हिस्सा भी है और वहाँ एक क्रिस्टल बेस लेवल भी है, लेकिन उस चीज का भौतिक मूल्य भी बहुत अधिक है। मिस लिन के हस्ताक्षर के बिना मिस्टर लिन जोंगजिंग भी इसे नहीं ले सकते थे, कैंग यून ने कहा। मुझे बचे हुए मिश्र धातु स्तर के मृत अंडे देखने के लिए ले चलो, लिनशेन ने अनिर्णायक रूप से कहा। बिना ज्यादा कुछ कहे कैंग यून लिनशेन को मुख्य गोदाम के अंदर एक विशेष छोटे स्टोर रूम में ले गया। छोटा स्टोर रूम लगभग मिश्र धातु से बने तिजोरी जैसा लग रहा था। कैंग यून ने भारी मिश्र धातु के दरवाजे को खोलने से पहले कई ताले खोले। छोटे स्टोर रूम को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई धातु साधारण मिश्र धातु नहीं थी, बल्कि इसमें मिश्र धातु स्तर के प्राणियों से प्राप्त बेस म्यूटेशन सामग्री मिश्रित थी। हालांकि ये शुद्ध बेस म्यूटेशन मिश्र धातु नहीं थी, लेकिन इसकी मोटाई वास्तव में बहुत प्रभावशाली थी। साधारण मिश्र धातु स्तर के प्रतियोगी कम समय में छोटे स्टोर रूम के दरवाजे को नहीं तोड़ सकते थे। ये मिश्र धातु स्तर के मृत अंडे 18 से ऊपर की कठोरता और मजबूती वाले हैं। इनका उपयोग कवच बनाने के लिए किया जा सकता है, जो स्टील स्तर के म्यूटेटर को मिश्र धातु प्राणियों का सामना करते समय खुद का बचाव करने
या जवाबी कार्रवाई करने का मौका देगा। मिस लिन पहले भी आपके लिए स्केल कवच का एक सेट बनाना चाहती थीं, लेकिन हमें कोई उपयुक्त शिल्पकार नहीं मिल पाया, इसलिए इसमें देरी हो गई। कैंग यून ने दीवार के सामने अलमारियों की एक पंक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। अलमारियों पर विभिन्न आकार और रंगों के बेस म्यूटेशन अंडे रखे थे, जिनमें अंतर इतना था कि आम लोग मृत और जीवित अंडों में अंतर नहीं कर सकते थे। क्या सब लोग यहाँ हैं? लिन शेन ने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन उसे बहुत निराशा हुई, क्योंकि उसे कोई मोज़ेक नजर नहीं आया। सभी मिश्र धातु स्तर वाले यहाँ और क्रिस्टल बेस स्तर वाला वहाँ पर है। कैंग यून ने दूसरी जगह की ओर इशारा किया, फिर आगे कहा, हालांकि आप अभी उसे नहीं ले सकते। लिन शेन ने अपना सिर घुमाया और केवल एक बेस म्यूटेशन अंडा देखा जो नीलम की तरह दिख रहा था। प्रकाश के नीचे एक मंत्रमुग्ध चमक उत्सर्जित कर रहा था, जो कांच के गुंबद से ढके एक विशेष स्टैंड पर रखा हुआ था। यद्यपि वह एक मृत अंडा था, फिर भी वो इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, मानो उसके अंदर असंख्य नीले पहलू हों जो एक हल्की रोशनी बिखेर रहे हों। अफसोस की बात है कि इस पर कोई मोज़ेक भी नहीं था। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया और कुछ निराशा महसूस करते हुए आह भरी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये अपेक्षित था, क्योंकि अग्नि बीज आधारित उत्परिवर्तन अंडा इतनी आसानी से नहीं मिलता। लिन शेन की समझ में अग्नि बीज इस दुनिया के एक बग की तरह था। उन अग्नि बीजों की क्षमताएं छद्म वैज्ञानिक या यहाँ तक कि अवैज्ञानिक थीं। किसी भी अग्नि बीज क्षमता को बग जैसा अस्तित्व माना जा सकता है। अगर उन्हें ढूंढना वाकई इतना आसान होता, तो उसे बेस म्यूटेशन पर बिल्कुल भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ अग्नि बीज क्षमताओं का उपयोग करके अजेय हो जाता। जैसे ही लिन शेन हार मानने वाला था और बेतरतीब ढंग से कुछ मृत अंडे उठाकर वापस ले जाने वाला था, उसकी नजर अनजाने में छोटे गोदाम के एक कोने पर पड़ी और उसका दिल अचानक से धड़कने लगा। वह क्या है? लिन शेन ने अपने दिल में उत्साह को दबा लिया और कोने में रखी चीज की ओर इशारा करते हुए कैंग यून से पूछा। लिन शेन वास्तव में ये नहीं समझ पाए कि यह क्या था, क्योंकि यह मोज़ेक द्वारा अस्पष्ट था और पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था। एक बात तो तय थी, लेकिन ये बेस म्यूटेशन अंडा नहीं था। कोई भी बेस म्यूटेशन अंडा लंबी छड़ जैसा नहीं होता, और वह चीज कम से कम 3 से 4 मीटर लंबी थी। निश्चित रूप से बेस म्यूटेशन अंडा नहीं था। ओह, वह चीज! कैंग यून ने लिन शेन की ओर इशारा करते हुए देखा और एक पल के लिए याद करने के बाद आगे कहा, यह एक सांप जैसा बेस वेरिएंट प्राणी है। श्री लिन जोंगजिंग इसे वापस लाए थे। उन्होंने कहा कि यह एक मिश्र धातु प्राणी होना चाहिए था, जिसमें विकसित होने की क्षमता थी। क्रिस्टल बेस में पदोन्नति के दौरान इसमें किसी तरह की विफलता हुई और यह मर गया। जब श्री लिन जोंगजिंग ने इसे पाया, तो ये पहले से ही सीधा पड़ा हुआ था, एक तरह के कवच में लिपटा हुआ था। केवल इसका सिर बाहर निकला हुआ था, शरीर पूरी तरह से जम गया था। श्री लिन जोंगजिंग ने कवच को तोड़ दिया और इसे वापस ले आए। वह मूल रूप से इसे पिघलाकर कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वे इसे पिघला नहीं पाए। ये पूरी तरह से अनुपयोगी था, इसलिए इसे यही छोड़ दिया गया। श्री लिन जोंगजिंग ने कहा कि यह अपने बेस म्यूटेशन को पूरा करने और क्रिस्टल बेस की ओर बढ़ने के करीब रहा होगा। यह अज्ञात है कि यह क्यों विफल हुआ, लेकिन इसका शरीर पहले से ही आंशिक रूप से क्रिस्टलीकृत हो सकता है, इसलिए इसकी कठोरता और मजबूती क्रिस्टल बेस स्तर के बराबर हो सकती है। हालांकि किसी अज्ञात कारण से इसे पिघलाना मुश्किल है। शायद बाद में, अगर हमें अल्ट्रा टेम्परेचर भट्टियों वाले उन ठिकानों पर जाने का मौका मिले, तो हम ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या इसका इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए किया जा सकता है। कैंग यून की बात सुनते हुए लिन शेन उस वस्तु के किनारे चले गए और मृत बेस वेरिएंट प्राणी को छूने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, उसे तुरंत ठंडक का एहसास हुआ, लेकिन ये वास्तव में ठंडी नहीं थी। उसने इसे अपने हाथ से पकड़ लिया और पाया कि हालांकि ये लंबा था, ये बहुत मोटा नहीं था। लिन शेन की उंगलियों की लंबाई के साथ
वह आसानी से उन्हें इसके चारों ओर लपेट सकता था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके शरीर पर चलीं, जो कि महीन रेखाओं वाला चिकना शरीर था, जो उस धातु की याद दिलाता था जिसे दर्पण की तरह चमकाया गया हो और फिर उस पर जटिल पैटर्न उकेरे गए हों। कैंग यून ने बताया कि यह सांप जैसा दिखता था, लेकिन लिन शेन को लगा कि यह सांप जैसा नहीं है। सांप का शरीर सामान्यतः बीच में मोटा होता है और सिरों की ओर पतला होता जाता है, लेकिन इस चीज का शरीर लगभग पूरे शरीर के बराबर मोटा था, सिवाय बहुत नुकीले पूंछ वाले सिरे के। इसके अलावा इस लंबाई का सांप संभवतः इतना पतला नहीं हो सकता। बेस वेरिएंट प्राणी के रूप में इसकी लंबाई और मोटाई असंगत लग रही थी, जो किसी मोटे तौर पर बनाए गए लंबे फेंके जाने वाले भाले की तरह थी। लिन शेन ने उसे बीच से पकड़ लिया और उसे उठाने के लिए थोड़ा बल लगाया। लिन शेन का अनुमान बिल्कुल सही था। ये वस्तु 3 मीटर से ज्यादा लंबी थी, लेकिन 4 मीटर से कम, और इसे पकड़ना बहुत अच्छा लगा। इसे 2-4 बार घुमाने पर वो आश्चर्यचकित था कि ये कितनी अच्छी तरह से संभाला जा सकता है। वास्तव में ये एक अजीबोगरीब डिजाइन वाले भाले जैसा था। अप्रत्याशित रूप से ये बिल्कुल भी भारी नहीं था। इसका वजन केवल 15 पाउंड था, जो आश्चर्यजनक रूप से हल्का था। औसत व्यक्ति के लिए 15 पाउंड वजन वाली किसी चीज को झुलाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन सौभाग्य से लिन शेन ने खुद को मजबूत करने के लिए लगातार बेस म्यूटेशन फ्लूइड का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसने बेस म्यूटेशन नहीं करवाया था, लेकिन उसकी ताकत ऐसी नहीं थी जिसकी बराबरी आम इंसान कर सके, इसलिए उसे झुलाना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। कैंग, मुझे ये चीज उधार दो, लिन शेन ने कैंग यून को देखते हुए कहा। जरूर, बस हस्ताक्षर कर दीजिए और इसे ले लीजिए, कैंग यून ने आश्चर्यजनक रूप से उत्तर दिया। तुम सच में मुझे इसे लेने दे रहे हो? लिन शेन ने अविश्वास में पूछा। एक बार फिर पुष्टि की आवश्यकता थी। आखिरकार, ये एक आधा क्रिस्टल बेस सामग्री थी, काफी मूल्यवान। कैंग यून ने हंसते हुए कहा, हमारे बेस में इस तरह की सामग्री को गलाने के लिए उपकरण भी नहीं है। इसे ले जाना आपके लिए बेकार है और आपको इसे अंततः वापस लाना ही होगा। ठीक है, तो मैं इसे ले रहा हूँ, लिन शेन ने अपना नाम हस्ताक्षर करने और वस्तु उधार लेने के बाद कहा। वापसी के रास्ते में लिन शेन अभी भी सोच रहा था कि क्यूई और वांग परिवारों के गोदामों में जाना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरकार उसे कोई उचित बहाना नहीं मिल पाया। वे लिन परिवार के किसी व्यक्ति को अपने गोदाम में जाने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी खोज होना पहले से ही अविश्वसनीय भाग्य का एक झटका है। मुझे आश्चर्य है कि ये मेरे लिए किस तरह का अग्नि बीज ला सकता है। लिन शेन की इच्छा थी कि वो तुरंत घर भाग जाए और बिस्तर पर लेटकर उसे गले लगाकर सो जाए। अपने परिवार की दुकान के पास से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि क्यू तियानफू की लॉटरी अंडे की दुकान के बगल में एक खुली जगह पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, जो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वे क्या कर रहे हैं। लिन शेन हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था और जल्दी से घर जाना चाहता था, लेकिन फिर उसने भीड़ के बीच क्यूई तियानफू को देखा, जो गालियां दे रहा था और बेहद परेशान दिख रहा था। वहाँ क्या हो रहा है? लिन शेन ने झाओ ली से पूछा, जो उनकी दुकान के दरवाजे पर खड़ी थी और हंगामा देखने के लिए अपनी गर्दन आगे की ओर घुमा रही थी। लिन, किसी ने लॉटरी अंडे की दुकान के बगल में एक रिंग टॉस बूथ स्थापित किया है और क्यू फैटी का बहुत सारा व्यवसाय छीन लिया है। वह गुस्से में फटने वाला है, झाओ ली ने हंसते हुए कहा। अंगूठी उछालना? लिन शेन थोड़ा हैरान हुआ। बेशक, वो सड़क पर खेले जाने वाले रिंग टॉस गेम से वाकिफ था। एक जगह ढूंढो, अलग अलग पुरस्कार रखो और लोग विक्रेता द्वारा चिन्हित लाइन से प्लास्टिक की अंगूठियां फेंकने के लिए पैसे देते हैं। अगर अंगूठी किसी पुरस्कार के आसपास गिरती है तो वे उसे ले सकते हैं। इस तरह का स्ट्रीट गेम असामान्य नहीं था। कई मेलों में इसे दिखाया जाता था और कुछ विक्रेता पुरस्कार के रूप में बेस म्यूटेशन अंडे का भी इस्तेमाल करते थे। लिन शेन के लिए ये सब कुछ आश्चर्यजनक नहीं था। लिन शेन को वास्तव में आश्चर्य इस बात से हुआ कि किसी ने क्यू तियानफू की दुकान के ठीक बगल में एक बूथ स्थापित करने का साहस किया, और विक्रेता काफी साहसी रहा होगा।
अजीब बात यह है कि क्यू तियानफू के विशिष्ट निर्लज्ज स्वभाव के कारण उसने दूसरे की दुकान नहीं तोड़ी थी। इसके अलावा एक साधारण रिंग टॉस बूथ इतने सारे लोगों को कैसे आकर्षित कर सकता है? ऐसा नहीं था कि इससे पहले किसी ने रिंग टॉस नहीं खेला था। उत्सुकतावश लिन शेन ने बेस वेरिएंट प्राणी की लाश को भंडारण में रख दिया और फिर उसे देखने के लिए भीड़ के बीच से बाहर निकल गया। इसके बाद जो उसने देखा उससे वो सचमुच आश्चर्यचकित हो गया। ये वास्तव में एक रिंग टॉस बूथ था, लेकिन इसमें केवल एक ही पुरस्कार था। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था, उसके सिर के ऊपर एक बेस म्यूटेशन अंडा रखा हुआ था, जो इस रिंग टॉस खेल का एकमात्र पुरस्कार था। प्लास्टिक के छल्ले खरीदने वाले कई लोग विक्रेता द्वारा खींची गई रस्सी के बाहर खड़े हो गए तथा अपनी बाहें फैलाकर व्यक्ति के सिर के ऊपर रखे अंडे पर छल्ले फेंकने लगे ताकि वह फंस जाए। कम से कम 7 या 8 लोग लगातार छल्ले फेंक रहे थे और केवल 4 या 5 मीटर की दूरी होने के बावजूद उनमें से एक भी व्यक्ति के सिर के ऊपर स्थित बेस म्यूटेशन अंडे पर छल्ले को गिराने में सफल नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने जब अपनी सभी अंगूठियां इस्तेमाल कर लीं, तो उसने तुरंत और पैसे निकाले, उन्हें विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराए गए बक्से में डाल दिया तथा खेल जारी रखने के लिए बेपरवाही से और अंगूठियां उठा ली। लिन शेन ने देखा कि बॉक्स पर प्रति अंगूठी 10 युआन लिखा था, जो सस्ता नहीं था। इतने सारे लोग खेलने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार थे। इसका कारण ये था कि दुकानदार के सिर के ऊपर रखा बेस म्यूटेशन अंडा एक मिश्र धातु बेस म्यूटेशन अंडा था। यहाँ तक कि कम वांछनीय विशेषताओं वाला एक मिश्र धातु आधारित उत्परिवर्तन अंडा भी 5 अंकों की राशि में बिक सकता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये छोटा सा खर्च इसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। लगातार अंगूठियां फेंकने वालों में क्यू तियानफू भी था, जो फेंकते समय मन ही मन गालियां दे रहा था। फिर भी वो एक भी अंगूठी जमीन पर नहीं गिरा पाया, हमेशा थोड़े से अंतर से चूक गया। लिन शेन को वास्तव में आश्चर्य इस बात से नहीं हुआ, बल्कि इस तथ्य से हुआ कि बेस म्यूटेशन अंडे के नीचे बैठा दुकानदार कोई और नहीं बल्कि वेई वुफू था, जिसने भर्ती बैठक में बहुत ही उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराई थी। एक अलॉय म्यूटेटर के लिए थोड़ा पैसा कमाना आसान होना चाहिए। बस कुछ स्टील जीवों का शिकार करना इस छोटे से स्टॉल को चलाने से कम जोखिम भरा और अधिक लाभदायक होगा। इसके अलावा किसी भी शक्तिशाली गुट में शामिल होकर वह आसानी से हर महीने 5 अंकों की रकम कमा सकता था। फिर भी वह यहाँ सड़क पर एक दुकान चला रहा था और लिन शेन को आश्चर्य हो रहा था कि वह क्या सोच रहा था। क्यूई तियानफू, जो भर्ती बैठक में शामिल नहीं हुआ था, जाहिर तौर पर वेई वुफू को नहीं पहचान पाया और कसम खाते हुए अंगूठियां डालता रहा। यदि वह जानता कि वेई वुफू एक मिश्र धातु उत्परिवर्ती था, तो वो शायद अधिक विनम्रता से व्यवहार करता। लिन शेन जितना ज्यादा देखता, उसे वो उतना ही अजीब लगता। अंगूठियां उछालना मुश्किल था। 4 या 5 मीटर दूर से लक्ष्य पर 20 सेंटीमीटर व्यास का छल्ला फेंकना आसान नहीं था, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं था। सटीकता पर ताकत का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसका एक हिस्सा अभ्यास है। व्यापक दोहराव के बाद व्यक्ति अधिक कुशल और अधिक सटीक हो जाता है, और दूसरा हिस्सा जन्मजात प्रतिभा है। इस तरह की छोटी दूरी की रिंग टॉस के लिए असाधारण सटीकता की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े अभ्यास, कुछ और प्रयास, और आप संयोग से लक्ष्य पर निशाना लगा सकते हैं। हालांकि जब लिन शेन कुछ देर के लिए वहां खड़ा था, तो उन लोगों ने कम से कम 100 अंगूठियां फेंकी थीं, और उनमें से एक भी संयोग से नहीं लगी थी। हमेशा थोड़े से अंतर से चूक गई थी। क्वी तियानफू ने अकेले ही इस छोटी सी अवधि में कम से कम 20 अंगूठियां फेंकी थीं, जिनमें से कुछ तो बेस म्यूटेशन अंडे से टकराकर उछल गईं, जिससे वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपनी अंगूठियां जमीन पर पटक दी। जब लिन शेन को बाजार ले जाता था, तो लिन शेन अक्सर रिंग टॉस स्टॉल पर पैसा खर्च करता था, लेकिन शायद ही कभी जीतता था। बाद में उन्होंने अपने दूसरे भाई से कुछ अंगूठियां खरीदवाईं और घर पर लगातार अभ्यास करने के बाद जल्द ही वह 10 में से 8 या 9 अंगूठियां हासिल करने लगे।
जब वो अगली बार बाजार गया तो दुकान मालिक लगभग रोने लगा। खेल में निपुणता प्राप्त करने के बाद लिन शेन को ये कम दिलचस्प लगा और उसके बाद उन्होंने इसे शायद ही कभी खेला। खुद एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते लिन शेन ने कुछ देर तक देखा और उसे यकीन हो गया कि इसमें कोई चाल शामिल है। सामान्य परिस्थितियों में किसी को अब तक जीत जाना चाहिए था। उनके लिए लगातार चूकना असंभव था। वेई वुफू एक बहुत ही अजीबोगरीब चरित्र है। वो आसानी से पैसे चुरा सकता था, फिर भी उसने ये सब नाटक करने का फैसला किया। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, लानत है तुम पर, तुम धोखा दे रहे हो, है ना? क्यू तियानफू ने अन्य 20 रिंग्स उठाई और उनमें से प्रत्येक चूक गया और कई रिंग्स जो ऐसी दिख रही थी कि वे टकराकर उछल गईं। अंततः उसने अपना आपा खो दिया और वेई वुफू को गालियां देनी शुरू कर दी। जब आप इतने अनाड़ी और बदकिस्मत होते हैं तो ये वास्तव में आपके चरित्र की कमी को दर्शाता है। लिन शेन क्यू तियानफू का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। जब क्यू तियानफू ने मुड़कर देखा कि ये लिन शेन था तो उसने गाली देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे कुछ याद आ गया और उसने अपने शब्दों को निगल लिया। घूरते हुए और व्यंग्य करते हुए कहा, यदि आप, श्री लिन शेन, इतने कुशल और भाग्यशाली हैं तो आप एक को उतारकर मुझे क्यों नहीं दिखाते? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं अब से हर दिन आपको बॉस कहूंगा। भूल जाओ, मेरे पास तुम्हारे जैसा अपमानजनक पोता नहीं है। लिन शेन ने दिखावटी तिरस्कार के साथ कहा। वह जानता था कि वेई वुफू ने क्या चाल चली थी, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वह चाल क्या थी और इस पर जोर देना व्यर्थ होगा। इसमें सफल होना असंभव था, इसलिए खुद को मूर्ख बनाने का कोई मतलब नहीं था। मेरे साथ बकवास बंद करो। अगर तुम सक्षम हो तो इसे हूप करने की कोशिश करो। इसे हूप करो और तुम मुझे अपना पोता भी कह सकते हो। मैं इसे स्वीकार करूंगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो यहाँ बकवास करना बंद करो। क्यू तियानफू ने लिन शेन की नाक की ओर इशारा करते हुए शाप दिया। लिन शेन जवाब देने ही वाले थे कि अचानक वेई वुफू, जो वहां बुद्ध की तरह स्थिर बैठे थे, अचानक बोल पड़े, चाहे इसे लूप करना संभव हो या नहीं, क्यों न इसे आजमा कर देखा जाए? क्यू तियानफू और लिन शेन वेई वुफू को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्यू तियानफू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और लिन शेन को भी ये अजीब लगा। वेई वुफू के अचानक ऐसा कहने का क्या मतलब है? दूसरे लोग शायद न समझ पाएं, लेकिन मुझे साफ पता है कि उसने निश्चित रूप से धोखा दिया है। लेकिन उसके लहजे से क्या वह अब और धोखा देने की योजना नहीं बना रहा है? इसका कोई मतलब नहीं है। लिन शेन को लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। उसने ये नहीं सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि उसने पहले उसे मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने के लिए एक टिप्पणी की थी, वेई वुफू अचानक आभारी होगा और उसे मिश्र धातु अंडे को पकड़ने देगा। वेई वुफू की ताकत के साथ भले ही लिन शेन ने हस्तक्षेप न किया हो, क्यूई तियानफू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अगर ये चरम पर पहुंच गया तो निश्चित रूप से क्यूई तियानफू को नुकसान होगा। लिन शेन कुछ देर तक ये समझ नहीं पाया कि क्या वेई वुफू के शब्दों के पीछे कोई गहरा अर्थ था या वह बस उससे कुछ पैसे ठगना चाहता था। अभी मैंने कहा कि तुम धोखा दे रहे थे और तुमने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे कौशल, चरित्र और भाग्य खराब थे। अब जब वो तुम्हें कोशिश करने के लिए आमंत्रित कर रहा है तो तुम खुद इसे लूप करके क्यों नहीं दिखाते? अगर तुम कोशिश करने से डरते हो तो कोई बात नहीं, बस ये स्वीकार करो कि तुमने पहले जो कुछ भी कहा वह बकवास था। मुझे लॉर्ड फू कहो और मैं बीती बातों को भूल जाऊंगा। आज तुम्हें छोड़ दूंगा। क्यू तियानफू ने अपने शब्दों से लिन शेन को ताना मारा। उसने महसूस किया कि वेई वुफू ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वह लिन शेन को धोखा देकर उसके पैसे हड़प सके, इसलिए उसने आग में घी डालने का काम किया। क्यू तियानफू इस बात से परेशान था कि उसे धोखा दिया गया था और वह इस बात पर सो नहीं सका। अगर लिन शेन को भी धोखा दिया जाता तो उसे तुरंत लगता कि दुनिया एक उज्ज्वल जगह है और उसका पूरा जीवन अधिक प्रबुद्ध प्रतीत होता। पैसा महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। महत्वपूर्ण बात ये थी कि लिन शेन के लिए ये आसान नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ छल्ले बनाने का काम है। चलो इसे करते हैं।
लिन शेन ने कहा। जैसे ही वह बॉक्स के पास गया, उसमें 100 रुपए डाले और अपने लिए 10 अंगूठियां निकाली। लिन शेन क्यू तियानफू के उकसावे में नहीं आ रहा था। उसे बस वेई वुफू बहुत अजीब लगा। आज यहाँ स्टॉल लगाना शायद सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह या तो उसे या फिर क्यू तियानफू को निशाना बना रहा था। लिन शेन देखना चाहता था कि वेई वुफू असल में क्या करने वाला है। 10 रिंग, ये बहुत कम है। पर्याप्त नहीं है? यदि आपके पास नकदी कम है तो बस इतना ही कहिए और मैं लॉर्ड फू आपकी मदद करूंगा, क्यू तियानफू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बस हो गया या नहीं, इसे हूप करो और हमें पता चल जाएगा, लिन शेन ने कहा और उसने लापरवाही से वेई वुफू के सिर के ऊपर एक अंगूठी फेंक दी। कई वर्षों से ऐसा न करने के कारण उनकी तकनीक स्पष्ट रूप से खराब थी, जिसके परिणाम स्वरूप वे पूरी तरह असफल रहे। छोटे लिन, मैं तुम्हारे चरित्र पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे कौशल में वास्तव में कमी है, क्यू तियानफू ने कहा, अपनी खुशी को छिपाने में असमर्थ। मैं सिर्फ आपकी भावनाओं को बचा रहा हूं। क्या आपने कम से कम 100 अंगूठियां नहीं फेंकी हैं? अगर मैं एक ही बार में इसे मार देता तो क्या इससे आप अक्षम नहीं लगते? लिन शेन ने 2 और अंगूठियां फेंकते हुए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप फिर भी एक चूक हुई। मुझे अपनी भावनाओं को बख्शने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अगर तुम सक्षम हो तो बस इसे लूप कर दो। जो नहीं कर सकता वह पोता है, क्यू तियानफू ने नाक भौं सिकोड़ी। फू, तुम सच में निर्दयी हो, इतनी निर्दयी कि तुम खुद को भी कोसोगे। लिन शेन ने क्यूई तियानफू के शब्दों पर हंसते हुए बिना देखे लापरवाही से एक और अंगूठी फेंक दी। कुछ कहने की योजना बनाई, लेकिन फिर रुक गई। अंगूठी मिश्र धातु अंडे पर जा गिरी। घेरा अंडे के खोल से टकराया, उछला और फिर नीचे गिर गया। वेई वुफू के सिर पर आराम से उतरा और मिश्र धातु अंडे को घेर लिया। क्यू तियानफू का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, उसका गाल कांपने लगा। वह गुस्से से कांपते हुए 3 फीट ऊपर कूद गया। लिन शेन और वेई वुफू की ओर इशारा करते हुए उसने शाप दिया, तुम बेशर्म लिन शेन, ये तुमने मेरे लिए एक और जाल बिछाया है ना? ये आदमी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे तुमने मुझे ठगने के लिए लाया है ना? इससे पहले कि लिन शेन जवाब दे पाते, वेई वुफू पहले ही खड़े हो गए थे। उन्होंने अपने सिर से मिश्र धातु का अंडा उतार लिया और लिन शेन की ओर फेंक दिया। अपनी चीजें पैक करते हुए उन्होंने कहा, ये घेरा बना हुआ है, मिश्र धातु का अंडा तुम्हारा है, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, तो तुम दोनों सच में मिलीभगत कर रहे हो। लिटिल लिन, तुम और भी बेशर्म होते जा रहे हो। तुम वाकई ऐसी चालाकी करने की हिम्मत कर रहे हो? क्यू तियानफू के चेहरे पर बहुत ही भद्दी अभिव्यक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लिन शेन से लड़ने वाला था। लिन शेन पूरी तरह से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेई वुफू का क्या मतलब था। वेई वुफू सिर्फ इसलिए उसका पीछा क्यों करेगा क्योंकि उसने मिश्र धातु का अंडा लूप किया था? रुको, भाई वेई, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम सच में मिश्र धातु अंडे को नहीं दे सकते तो मैं इसे तुम्हें वापस दे सकता हूँ, लिन शेन ने कहा। वेई वुफू ने अपना सामान पैक किया, अपनी पीठ पर एक बड़ा बैग लटकाया और भावशून्य चेहरे के साथ कहा, पुरस्कार मैं और मिश्र धातु अंडा है। आपने इसे जीत लिया है और स्वाभाविक रूप से मुझे आपके पीछे चलना होगा। लिन शेन समझ गया और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कुछ नहीं बोला। अब इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वेई वुफू ने ये स्टॉल विशेष रूप से उसके लिए ही लगाया था। छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। क्यू तियानफू की मांसपेशियां कांप उठीं और एक स्टील जैसा रहस्यमय पदार्थ उसकी त्वचा से निकलकर उसके पूरे शरीर पर फैल गया, जो जल्दी से एक मोटे स्टील के कवच में बदल गया, जिसने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया और इस प्रक्रिया में उसके कपड़े फट गए। स्टील के टैंक जैसे दिखने वाले क्यू तियानफू ने वेई वुफू का रास्ता रोक दिया। उसकी स्टील से बनी मुट्ठी सीधे वेई वुफू की छाती पर लगी और वह गुस्से से चिल्लाया, कौशल से खेलते हुए, अगर लॉर्ड फू हार जाता है तो मैं हार मान लेता हूँ, लेकिन अगर तुमने चालाकी की तो लॉर्ड फू तुम्हें मार डालेगा।
स्टील की विशालकाय मुट्ठी एक पल में वेई वुफू तक पहुंच गई, लेकिन वेई वुफू ने इसे बिल्कुल भी नहीं देखा और अपनी छाती बाहर निकालकर वह उससे टकरा गया। देखने वालों की सांसें रुक गईं। क्यू तियानफू की इस्पात जैसी मुट्ठी वेई वुफू की छाती में एक बड़ा छेद कर देगी। अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। क्यू तियानफू की इस्पात जैसी मुट्ठी वेई वुफू की छाती पर जोर से पड़ी, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं सकी, नहीं वह वेई वुफू को आगे बढ़ने से रोक सकी। धातु के टकराने की एक जोरदार आवाज आई और क्यूई तियानफू चिल्लाया। पीछे हटते हुए उसने वेई वुफू पर वार करने वाले हाथ को धक लिया। वह कई कदम पीछे हटा और आखिरकार धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। उस मुट्ठी पर लगा स्टील का कवच टूट गया और उसमें से लगातार खून बह रहा था। उसकी पांचों उंगलियां अभी भी बेकाबू होकर कांप रही थी, पकड़ भी नहीं पा रही थी। शायद हड्डियां टूट गई थीं या फ्रैक्चर हो गया था। लिन शेन, मुझसे निपटने के लिए मिश्र धातु स्तर लाने के लिए आपको बधाई। मेरा क्यूई परिवार इसे जाने नहीं देगा। क्यूई तियानफू अपने हाथ में दर्द को सहन करते हुए ऊपर चढ़ गया और लिन शेन को बुरी तरह घूरने लगा। वह लिन परिवार से नहीं है और मैंने उसे तुम्हारे पीछे आने को नहीं कहा। मानो या न मानो, ये तुम पर निर्भर है। लिन शेन ने संक्षेप में समझाया और जाने के लिए मुड़ गया। वेई वुफू बड़ा बैग लेकर पीछे पीछे आया। जब वह क्यू तियानफू के पास से गुजरा तो उसने कहा, मेरा नाम वेई वुफू है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे ढूंढो। ऐसा कहकर वेई वुफू बिना पीछे देखे चला गया। वेई वुफू? क्यूई तियानफू स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि वो वेई वुफू को नहीं पहचानता था, लेकिन उसने भर्ती सम्मेलन में आने वाले एक अलॉय बेस म्यूटेटर के बारे में सुना था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सड़क पर स्टॉल चलाने वाला व्यक्ति भर्ती सम्मेलन से अलॉय बेस म्यूटेटर वेई वुफू होगा। कल ही क्यू तियानफू ने सुना था कि उसके परिवार से किसी ने विशेष रूप से वेई वुफू को खोजा था। उम्मीद थी कि वह क्यू परिवार में शामिल हो जाएगा, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। क्यू परिवार से पहले वांग परिवार भी उनसे मिलने आया था और उन्हें भी इसी तरह वापस कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि वांग परिवार के लोगों ने वेई वुफू से युद्ध भी किया था ताकि वे अपनी ताकत से उसे वश में कर सकें। हालांकि वांग परिवार के मिश्र धातु बेस म्यूटेटर के लिए केवल एक मुक्का ही काफी था, जिससे उसका मिश्र धातु कवच चकनाचूर हो गया और वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और अपमानित होकर भाग गया। क्यूई परिवार के लोगों के पास मूल रूप से कुछ योजनाएं थीं, लेकिन वांग परिवार की शर्मनाक वापसी को देखते हुए उन्होंने केवल वेई वुफू को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और अस्वीकार किए जाने के बाद लड़ने की हिम्मत किए बिना ही चले गए। क्यू परिवार ने अनुमान लगाया कि वेई वुफू एक शीर्ष स्तरीय मिश्र धातु आधार उत्परिवर्ती होना चाहिए और उसके मिश्र धातु शरीर की कठोरता कम से कम 19 से ऊपर होनी चाहिए। म्यूटेटर्स का मुकाबला इस बात से होता है कि किसका शरीर सबसे कठोर है, इससे कम वाला कचरा है, और यहाँ तक कि मिश्र धातु स्तर में भी अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्यू तियानफू के लिए जाल बिछाने के लिए लिन शेन के साथ सहयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मजागरूक क्यू तियानफू जानता था कि एक शीर्ष स्तरीय मिश्र धातु बेस म्यूटेटर को उससे निपटने के लिए ऐसी जटिल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। क्या ये हो सकता है कि वेई वुफू वाकई लिन शेन द्वारा बहकाया गया था? क्यू तियानफू को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर उसने लिन शेन को कोशिश करने पर जोर नहीं दिया होता, अगर उसने दृढ़ता दिखाई होती, तो शायद वह क्यू तियानफू वेई वुफू को बहकाता। आसपास के दर्शक लिन शेन के अच्छे भाग्य से और भी अधिक आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसने एक मिश्र धातु अंडा और एक मिश्र धातु बेस म्यूटेटर को सुरक्षित करने के लिए केवल 40 टुकड़े खर्च किए थे। यदि लिन शेन को पता होता कि क्यूई तियानफू क्या सोच रहा था, तो वो निश्चित रूप से सोचता कि उसका दिमाग चर्बी से भ्रमित हो गया है। वापसी के रास्ते में लिन शेन ने वेई वुफू को पहले ही मिश्र धातु अंडा वापस करने के लिए राजी कर लिया था और उसे जहां जाना था वहां जाने के लिए राजी कर लिया था। वेई वुफू के पास केवल एक ही जवाब था,
कि चूंकि लिन शेन ने उसे पकड़ लिया था, इसलिए वह लिन शेन का आदमी है और जहां भी लिन शेन जाएगा वह उसका पीछा करेगा। लिन शेन ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा क्योंकि ये स्पष्ट था कि वेई वुफू ने उसे निशाना बनाया था और भले ही वह पकड़ा न गया होता, वेई वुफू ने निश्चित रूप से उससे चिपके रहने का कोई और तरीका ढूंढ लिया होता। ऐसा लगता है कि वेई वुफू भी लॉकी पर्वत के लिए आया है। लॉकी पर्वत के अंदर ऐसा क्या हो सकता है जो बाई शेनफेई और वेई वुफू जैसे शक्तिशाली लोगों को आकर्षित कर सके? लिन शेन ने वेई वुफू को भगाने की कोशिश करना बंद कर दिया और उसे लिन परिवार के परिसर के अतिथि कक्ष में बसा दिया। लोगों को उसे गुप्त रूप से देखने का आदेश दिया। लिन शेन, मैंने सुना है कि तुम वेई वुफू को वापस ले आए हो। ये जल्दी से आ गया। ये सही है। लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। उस वेई वुफू में जरूर कुछ गड़बड़ है। इससे पहले क्यूई और वांग दोनों परिवारों ने उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन उसने उन सभी को मना कर दिया। वांग परिवार के मिश्र धातु बेस म्यूटेटर वांग चुआन ने उसे सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसका मिश्र धातु कवच सिर्फ एक मुक्का मारकर तोड़ दिया गया। ये ने आह भरी। लिन शेन, तुम्हें ये मुसीबत वापस नहीं लानी चाहिए थी। अगर मैं उसे वापस नहीं लाता तो तुम्हें लगता है कि वह नहीं आता? लिन शेन ने उदासीनता से कहा, उसे आने दो। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे लिन परिवार के खिलाफ विचार रखते हैं। एक और से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन लिन शेन ने उसे पहले ही रोक दिया। मैंने बाई शेनफेई से वादा किया है कि मैं परसों उसके साथ गॉड माउंटेन जाऊंगा। क्यूई और वांग दोनों परिवारों के लोग हमारे साथ शामिल होंगे। वापस जाओ और तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ आओगी। इस पर यी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने चिंतित होकर कहा, लिन शेन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम बाहरी लोगों को लॉकी पर्वत पर कैसे ला सकते हो? मैं उन्हें लॉकी पर्वत पर नहीं ले जा रहा हूँ। ये बाई शेनफेई है जो हमें ले जा रहा है। लिन शेन ने उससे कहा, वो संभवतः नहीं जान सकती कि गॉड माउंटेन कहाँ है। वह तुम्हें वहां ले जाने के लिए धोखा देना चाहती होगी। मुझे ठीक ठीक बताओ कि उसने क्या कहा। ये ने उदास भाव से कहा, मुझे धोखा देने से क्या फायदा अगर मुझे नहीं पता कि लॉकी पर्वत कहाँ है? लिन शेन ने बाई शेनफेई के साथ अपनी बातचीत की सामग्री को याद किया, जो कि ये के बारे में भाग को छोड़कर ज्यादातर सच थी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये वास्तव में मिस्टर लिन जोंगजिंग थे जिन्होंने उसे आपको गॉड माउंटेन पर ले जाने के लिए कहा था, तो मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चल सकता? यी की अभिव्यक्ति अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव वाली थी। हाँ, इस बार मेरे पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लॉकी पर्वत कहाँ है और वहाँ क्या है, तुम मुझे अभी बता सकती हो, है ना? हमें पहले से तैयारी करनी होगी। लिन शेन ने ये को घूरते हुए आग्रह किया। लिन शेन, क्या मिस्टर लिन जोंगजिंग ने वास्तव में आपको लॉकी पर्वत के बारे में कुछ नहीं बताया? ये ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, लिन शेन ने सीधे जवाब दिया। ये ने लिन शेन को काफी देर तक देखा और फिर कहा, अगर मिस्टर लिन जोंगजिंग ने तुम्हें नहीं बताया तो जरूर कोई कारण होगा। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मैं गलती से उनके लिए चीजें गड़बड़ कर सकता हूँ। चलो ऐसा करते हैं, चूंकि हम पहले ही बाई शेनफेई के साथ जाने के लिए सहमत हो चुके हैं, इसलिए हम पहले उसके साथ गॉड माउंटेन जाएंगे और देखेंगे कि वो वास्तव में क्या कर रही है। ये ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, हमारे पास घर पर केवल कुछ मिश्र धातु बेस म्यूटेटर बचे हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा कि हमें अपने साथ किसे ले जाना है। हमें कम से कम 2 मिश्र धातु बेस म्यूटेटर छोड़ने होंगे ताकि क्यूई और वांग परिवार किसी भी अवसर का फायदा न उठा सकें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर लिन जोंगजिंग और मिस्टर लिन जोंगजिंग के यहाँ न होने पर भले ही हम सभी अलॉय बेस म्यूटेटर ले लें, हम क्यूई और वांग परिवारों के मुकाबले में नहीं होंगे। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ले जाने की योजना बना रहा हूँ। अगर वो भी वुफू पीछे आने पर जोर देता है तो हम उसे साथ ले जाएंगे। लिन शेन ने कहा, ये सही नहीं है। ये ने तत्काल अपना सिर हिलाया। ये सबसे अच्छा है कि वे लिन परिवार की संपत्ति की रक्षा के लिए बेस पर रहें।
श्री लिन ज़ोंगजिंग और श्री लिन ज़ोंगजिंग के साथ गॉड माउंटेन पर हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लिन शेन ने फिर से बीच में टोका। क्या होगा अगर मिस्टर लिन ज़ोंगजिंग और मिस्टर लिन ज़ोंगजिंग फंस गए और भाग नहीं पाए? ये ने आग्रह करना जारी रखा। अगर वे खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारे लिए कुछ अलॉय बेस म्यूटेटर लाने का क्या फायदा होगा? लिन शेन ने शांति से कहा, हाँ, तो ये तय है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत खतरनाक है तो बेस पर रहें और घर की रखवाली में मेरी मदद करें। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, लिन शेन। भले ही मैं इस बूढ़े जीवन को जोखिम में डालूं, मुझे तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। अन्यथा मैं मिस्टर लिन ज़ोंगजिंग का सामना कैसे कर पाऊंगा? ये ने उत्साहपूर्वक कहा। तो फिर ये तय हो गया। वापस जाओ और तैयार हो जाओ। हम परसों सुबह जल्दी निकलेंगे। लिन शेन ने निष्कर्ष निकाला। ठीक है, मैं वापस जाकर तैयारी करूंगा, ये ने जाने का इशारा करते हुए कहा। लेकिन जिस क्षण वह मुड़ा, उसने अचानक लिन शेन की छाती को दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये की गति बहुत तेज थी। संघर्ष के 7 चरणों की वृद्धि के बिना लिन शेन के पास प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था, इससे पहले कि यी की हथेली उसकी छाती पर दबा दी जाती। लिन शेन को केवल ये महसूस हुआ कि एक जबरदस्त बल उसकी ओर आ रहा है, जिससे वो अनजाने में कई कदम पीछे हट गया। और यह सब ये ने आश्चर्य में अपनी अधिकांश ताकत को बलपूर्वक रोककर रखा था। लिन शेन, आप? ये ने आश्चर्य और संदेह के मिश्रण से लिन शेन को देखा। ये सही है, मैं न तो अलॉय म्यूटेटर हूँ, नहीं स्टील म्यूटेटर। मैंने बेस म्यूटेशन नहीं करवाया है, लिन शेन ने शांति से कहा। तो फिर तुमने कैसे? ये ने पूछा, अभी भी संदेहपूर्ण भाव से। सुपरसोनिक गनमैन को वश में करने में सक्षम होना पूरी तरह से इसलिए संभव हुआ क्योंकि श्री लिन ज़ोंगजिंग ने मुझे अतीत में मेरी जान बचाने के लिए कुछ दिया था। दुर्भाग्य से इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सका। उस स्थिति में मेरे पास इसका इस्तेमाल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, लिन शेन ने बताया। लिन शेन, क्या तुमने वास्तव में बेस म्यूटेशन नहीं करवाया है? तुम्हें अभी भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। खुद ही देख लो। लिन शेन ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और ये की ओर हाथ बढ़ाया। ये ने लिन शेन की त्वचा और हड्डियों को ध्यान से महसूस किया। बेस म्यूटेशन के बाद बिना किसी म्यूटेटर क्षमता का उपयोग किए भी शरीर में परिवर्तन होंगे, खासकर हड्डियों में, जो आम लोगों की तुलना में अधिक सघन और सख्त होंगी। यह कुछ ऐसा था जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। एक स्पर्श से ये निश्चित रूप से जान गया कि लिन शेन बेस म्यूटेशन से नहीं गुजरा था। लिन शेन, बेस म्यूटेशन से गुजरे बिना गॉड माउंटेन पर जाना आपके लिए बहुत खतरनाक है, ये ने लिन शेन को एक अजीब भाव से देखते हुए कहा। चिंता मत करो, तुम मेरी रक्षा करोगे, है ना? इसके अलावा भले ही मैं कहूँ कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्या क्यूई और वांग परिवार सहमत होंगे? भले ही क्यूई और वांग परिवार सहमत हों, क्या बाई शेन फेई इसे स्वीकार करेंगे? लिन शेन ने अपनी बाह पीछे खींची और अपनी आस्तीन वापस नीचे गिरा दी। लिन शेन, निश्चिंत रहो, मैं अपने जीवन की शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा, ये ने गंभीरता से प्रतिज्ञा की। बस इतना ही काफी है, वापस जाओ और तैयार हो जाओ। मैं इस यात्रा के लिए तुम पर निर्भर हूँ। ये को विदा करने के बाद लिन शेन गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा कि ये के बारे में संदेहास्पद बातें बढ़ती जा रही हैं, जिससे वो अविश्वसनीय होता जा रहा है। क्यूई और वांग परिवार भूखे बाघों की तरह देख रहे थे, और बाई शेन फेई और वेई वुफू के इरादों का अनुमान लगाना मुश्किल था। ये यात्रा संभवतः खतरे से भरी हुई थी। लिन शेन को बाई शेन फेई और ये पर भरोसा करने के बारे में संदेह था, क्योंकि श्री लिन ज़ोंगजिंग और उनके दूसरे भाई ने हमेशा कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे लिन शेन को जोखिम नहीं लेने देंगे। इसलिए ये विचार कि उन्होंने लिन शेन को गॉड माउंटेन भेजा था, कुछ ऐसा था जिस पर उन्हें संदेह था। अगर लिन शेन जाने से मना कर देता तो संभावना थी कि वे बल प्रयोग करते। न केवल लिन शेन को लॉकी पर्वत पर जाने के लिए मजबूर किया जाता, बल्कि लिन परिवार,
जिसे उसके बड़े भाइयों और बहनों ने कई सालों तक कड़ी मेहनत से बनाया था, को भी बहुत बड़ा झटका लग सकता था। इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे अपने लिए कुछ और चिप्स इकट्ठा करने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये अग्नि बीज उपयोगी होगा। लिन शेन ने बेस वेरिएंट प्राणी के शरीर को, जो एक भाले जैसा दिखता था, अपने बिस्तर के पास रखा और लेट गया। वेई वुफू से प्राप्त मिश्र धातु अंडा लिन शेन के पास था, लेकिन अंडे से बच्चे निकलने में समय लगेगा, शायद इतना अधिक समय कि उसका तत्काल उपयोग नहीं हो सके। सुपरसोनिक गनमैन निश्चित रूप से एक उपयोगी सहयोगी हो सकता है, लेकिन ऐसी जटिल और खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए एक ही पर्याप्त नहीं है। लिन शेन को अपने साथ कुछ अलॉय पालतू जानवर न होने का अफसोस था। अब वास्तव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से वह जल्दी से अलॉय पालतू जानवर प्राप्त कर सकता था। लिन शेन ने पहले शायद ही कभी बेस छोड़ा था। बेस के भीतर लोग उसकी रक्षा करते थे और उसे ऐसे पालतू जानवरों की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में केवल उन बग जैसे अग्नि बीजों पर ही भरोसा कर सकता हूँ। जैसा कि लिन शेन ने सोचा, वह नींद में सो गया। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक सोया था जब लिन शेन ने अपने शरीर पर कुछ ठंडा रेंगता हुआ महसूस किया। उसकी ठंडक उसकी त्वचा पर से गुजर रही थी, जिससे उसके बाल अनायास ही खड़े हो गए और वह जाग गया। लिन शेन ने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह लगभग डर के मारे बिस्तर से कूद पड़ा। ऐसा नहीं था कि वह कूदना नहीं चाहता था, लेकिन उसके शरीर पर किसी सर्प जैसी चीज ने कुंडली मार रखी थी, जो उसे लकड़ी की तरह कसकर जकड़े हुए थी, जिससे वो छलांग लगाने में असमर्थ था। वह चीज जीवित है। लिन शेन ने सर्प जैसे प्राणी को अपना सिर उठाते हुए और उससे नजरें मिलाते हुए देखा, अंततः उसका असली रूप देखा। जब लिन शेन ने इसे पहले छुआ था, तो उसे लगा था कि यह चीज बिल्कुल सांप जैसी नहीं है। अब इसे देखकर ये और भी कम सांप जैसी लग रही थी। सांपों के सिर सांप जैसे होते हैं, लेकिन इस चीज का सिर बहुत स्पष्ट नहीं था। एक सरसरी नजर में ये एक केंचुए जैसा लग रहा था, जिसके ऊपरी हिस्से में बस एक छोटा सा छेद था, जो शायद इसका मुंह रहा होगा। इसका शरीर भी केंचुए जैसा नहीं था, बल्कि कुछ कुछ गहरे लाल धातु के धागों से बनी सांप की खाल की रस्सी जैसा था। कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से न देखें तो ये चीज बस रस्सी का एक टुकड़ा जैसी लगेगी। लिन शेन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वास्तव में क्या था, और उसके पास ये पता लगाने का समय भी नहीं था। लिन शेन के जागने का आभास होते ही प्राणी का शरीर अचानक फूल गया और उसका मूल रूप से लगभग 3 सेंटीमीटर मोटा शरीर पल भर में एक बाल्टी की मोटाई तक बढ़ गया। पहले सुई के आकार का मुंह भी फैल गया और इतना बड़ा हो गया कि वह आसानी से मानव सिर को निगल सकता था। मुंह के अंदर रक्त के रंग के क्रिस्टल के दांतों के छल्ले थे, जो गियर जैसे दिखते थे, जो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर घूम रहे थे, एक मंद और फिर चमकदार रक्त प्रकाश के साथ टिमटिमा रहे थे, जैसे कि एक रक्त क्रिस्टल कोल्हू शुरू हो गया हो। यदि किसी का सिर इसके द्वारा निगल लिया जाए तो संभवतः वो क्षण भर में ही खूनी अवशेषों में बदल जाएगा। जैसे ही राक्षसी मुखपत्र लिन शेन को निगलने वाला था, उसने बेतहाशा संघर्ष किया। चूंकि प्राणी का अगला आधा हिस्सा फूल चुका था, जबकि दूसरा आधा अभी तक नहीं फूला था, लिन शेन को उस तंग बंधन से थोड़ी सी जगह मिल गई। इससे पहले कि प्राणी का मुंह टूटकर गिरता, एक हाथ जोर से खींचकर उसे मुक्त कर दिया गया। परिणामों की परवाह किए बिना लिन शेन ने प्राणी के सिर पर एक लाल धब्बे के नीचे मुक्का मारा, जो उसने उसके शरीर पर देखा था, जो एक एक्यूपिन था। प्राणी के फूल जाने के कारण वह लाल धब्बा भी काफी बड़ा हो गया था। टकराना। जैसे ही उस प्राणी का मुंह लिन शेन के सिर को निगलने वाला था, उसकी मुट्ठी ने लाल स्थान पर जोर से प्रहार किया। लिन शेन को अपने अंगूठे के जोड़ों में तेज दर्द महसूस हुआ। संभवतः उसकी उंगली की हड्डियां टूट गई थीं या फ्रैक्चर हो गया था। प्राणी का शरीर पूरी तरह से नहीं रुका, बल्कि धीमा हो गया और अभी भी लिन शेन के सिर को घेरे हुए था। ऐसा लग रहा था कि एक्यूपमेंट सीलिंग पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। केवल ताकत के साथ
लिन शेन का बल प्राणी की सुरक्षा को भेदने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। लिन शेन ने अपना सिर एक ओर झुका लिया ताकि प्राणी उसके शरीर में न समा जाए, जबकि उसकी मुट्ठी ने प्राणी के शरीर पर लाल धब्बों पर पागलों की तरह प्रहार किया। उसकी उंगलियों में दिल दहला देने वाला दर्द हुआ, लेकिन लिन शेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सभी हड्डियां टूट जाना यहाँ अपनी जान गंवाने से बेहतर था। प्राणी के शरीर पर खून के छींटे थे, जो लिन शेन की मुट्ठी के फटने से निकले मांस से आया था। इससे राक्षस को कोई नुकसान नहीं हुआ। प्राणी अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक्यूपॉइंट सीलिंग से पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ था, बस उसकी हरकतें बहुत सुस्त हो गई थीं, और लिन शेन के शरीर को बांधने वाला बल धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। लिन शेन का दूसरा हाथ अंततः मुक्त हो गया। उसने प्राणी के फूले हुए अगले हिस्से पर दबाव डाला और उसके शरीर को बाहर खींच लिया। इस बिंदु पर लिन शेन ने जो हाथ पहले इस्तेमाल किया था, वह अब मुट्ठी भी नहीं बना सकता था। उंगलियां अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई थीं, फटा हुआ मांस धुंधला हो गया था और खून लगातार टपक रहा था। प्राणी का शरीर भी हिंसक रूप से हिल रहा था। प्रत्येक झटके के साथ वह ऐंठ रहा था, मानो एक्यूपॉइंट सीलिंग की बाधाओं से मुक्त होने वाला हो। लिन शेन को पता था कि ऐसा नहीं था कि एक्यूपॉइंट सीलिंग की क्षमता अप्रभावी थी, बल्कि उसकी अपनी ताकत प्राणी के एक्यूपॉइंट्स को पूरी तरह से सील करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये ऐसा था जैसे किसी ने कवच पहन रखा हो। एक्यूपॉइंट कहाँ है, ये जानना एक बात थी, लेकिन अपनी ताकत से कवच को भेदने में सक्षम न होना, इसका मतलब था कि इसके माध्यम से एक्यूपॉइंट्स को प्रभावित करने का कोई तरीका नहीं था। प्राणी में आघात पहुंचाने और कुछ प्रभाव डालने की क्षमता पहले से ही भाग्य का एक झटका थी। लिन शेन ने अपने अच्छे हाथों से बिस्तर के पास पड़े अपने कपड़ों तक पहुंच बनाई और सुपरसोनिक गनमैन और स्टील टेल स्कॉर्पियन के पेट कैप्सूल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन छूने पर वो स्टील टेल स्कॉर्पियन का कैप्सूल नहीं ढूंढ पाया। केवल सुपरसोनिक गनमैन का कैप्सूल ही मिला। इस समय उसके पास इसके बारे में अधिक सोचने का समय नहीं था। उसने अपने पास छिपाई हुई चाबी पकड़ी और तुरंत पेट कैप्सूल खोल दिया। पेट कैप्सूल तेजी से बदल गया और सुपरसोनिक गनमैन लिन शेन के सामने प्रकट हुआ। उसके आदेश पर गनमैन ने राक्षस पर गोली चलाई। लाल स्थान पर लगी गोली वास्तव में विक्षेपित होकर एक ओर खिसक गई और केवल एक हल्का सफेद निशान छोड़ गई। राक्षस का शरीर और भी तेजी से ऐंठ गया। लिन शेन का दिल तेजी से धड़क उठा। उसे एहसास हुआ कि अग्नि बीज की क्षमता केवल तभी काम करती है जब वो स्वयं इसका उपयोग करता है। बाहरी ताकतें, भले ही वे एक्यूपॉइंट्स पर प्रहार कर सकती हों, एक्यूपॉइंट सीलिंग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इससे ये और भी सिद्ध हो गया कि अग्निबीज की शक्ति वास्तव में अवैज्ञानिक थी। सुपरसोनिक गनमैन ने राक्षस के शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गोली चलाई, लेकिन परिणाम और भी बुरे थे। लाल स्थान पर गोली लगने से शायद कोई निशान न रह जाए, जबकि अन्य क्षेत्रों में कोई निशान नहीं रह सकता। जो गोलियां राक्षस के मुंह में घुसी और उसके रक्त क्रिस्टल जैसे दांतेदार दांतों पर लगीं, वे टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। वे रक्त क्रिस्टल राक्षस के शरीर से अधिक कठोर थे, जिससे लिन शेन को कैंग द्वारा कही गई बात याद आ गई। प्राणी के साथ क्रिस्टल बे स्तर पर आगे बढ़ने के दौरान एक दुर्घटना हुई थी और उसने पहले ही आंशिक रूप से क्रिस्टल जैसा शरीर प्राप्त कर लिया था। जैसे ही राक्षस एक्यूपॉइंट सीलिंग के बंधन से मुक्त होने वाला था, लिन शेन के पास आगे बढ़ने, अपने हाथ के चारों ओर एक चादर लपेटने और अपनी स्वस्थ मुट्ठी से लाल धब्बे पर मुक्का मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई घूंसे मारने के बाद उसके हाथ पर लगी चादर से खून के निशान रिसने लगे और राक्षस का शरीर एक बार फिर अत्यंत सुस्त, लगभग गतिहीन हो गया। लेकिन लिन शेन जानता था कि यह कोई समाधान नहीं था। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो उसके हाथ जल्दी या बाद में बर्बाद हो जाएंगे। एक बार जब राक्षस एक्यूपॉइंट सीलिंग की शक्ति से विवश नहीं रह गया, तो सिर्फ वह, लिन शेन ही नहीं, बल्कि पूरे लिन परिवार की संपत्ति राक्षस द्वारा तबाह कर दी जाएगी। ये क्रिस्टल बेस लेवल की ताकत वाला एक बेस वेरिएंट प्राणी था। अगर उसके तीसरे और चौथे भाई यहाँ होते
तो इससे निपटने का कोई तरीका हो सकता था। लेकिन वर्तमान में लिन परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस तरह के बेस वेरिएंट प्राणी से मुकाबला कर सके। मदद के लिए पुकारना मौत की सजा होगी। इस प्रकार शुरू से ही लिन शेन के पास मदद के लिए कॉल करने के लिए अलार्म को सक्रिय करने का कोई मौका नहीं था, और अब किसी को भी कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके घर खास तौर पर डिजाइन किए गए थे, जिनमें मजबूत सुरक्षा और अच्छी ध्वनिरोधी व्यवस्था थी। इतने लंबे समय तक चले हंगामे के बावजूद बाहर से किसी ने कुछ नहीं सुना और जांच करने के लिए नहीं आया। लिन शेन का पहला विचार भागने का था, अपनी उपयोगिता को बचाए रखने का, ताकि वह भविष्य में फिर से उठ सके। यदि उसकी जान चली गई तो परिवार की संपत्ति किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे ही उसने भागने के बारे में सोचा, लिन शेन का दिल हिल गया। उसे असीम शक्ति अनुबंध अग्नि बीज याद आया जो उसने पहले हासिल किया था। असीम शक्ति अनुबंध के तहत एक प्राणी के साथ रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था, लेकिन इसमें ये निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि ये अनुबंध एक नवजात प्राणी के साथ ही होना चाहिए। हालांकि चूंकि वयस्क जीव अब बड़े नहीं होते, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बेकार है। निश्चित रूप से किसी किशोर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बेहतर है। फिर भी असीम शक्ति अनुबंध का एक और लाभ था। एक बार जब कोई प्राणी अनुबंध से बंध जाता है, तो वह एक पालतू जानवर के समान हो जाता है, जो अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन करने में असमर्थ हो जाता है। बेशक ये अनुबंध सिर्फ खून टपकाकर पूरा नहीं किया जा सकता था। किसी को प्राणी के शरीर पर अपने खून से रक्तवाचा खींचनी होती थी, और इस प्रक्रिया के दौरान प्राणी विरोध नहीं कर सकता था। अगर वो विरोध करता तो रक्तवाचा विफल हो जाती। यदि विकल्प दिया जाए तो लिन शेन निश्चित रूप से पर्याप्त विकास क्षमता वाले आधार संस्करण प्राणी के साथ असीम शक्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पसंद करेंगे। अब हालांकि अपने जीवन के लिए, लिन परिवार के सदस्यों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसे इस प्राणी के साथ असीम शक्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का प्रयास करना था। बेशक इसका एक फायदा भी था, यह जीव उच्च स्तर का था। भले ही ये उसकी ताकत बढ़ाने में मदद न करे, लेकिन यह एक शक्तिशाली पालतू जानवर होगा और गॉड माउंटेन की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता होगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि प्राणी इच्छुक था या विरोध करेगा, लिन शेन का उसकी सहमति मांगने का कोई इरादा नहीं था। उसने इक्विपमेंट सीलिंग के साथ उसके शरीर को जबरन नियंत्रित करने और असीम शक्ति अनुबंध को पूरा करने की योजना बनाई। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर लिन शेन ने अब और संकोच नहीं किया। अपनी उंगली की हड्डियों से आ रहे तीव्र दर्द को झेलते हुए उसने एक बार फिर राक्षस के लाल धब्बे पर मुक्का मारा। एक हाथ से असीम शक्ति अनुबंध को सक्रिय करते हुए उसने कांपते हुए प्राणी पर रक्तवाचा खींचना शुरू कर दिया। उसका हाथ पहले से ही खून से लथपथ था, यहाँ तक कि उसने अपनी उंगली काटने का कदम भी छोड़ दिया। अजीब बात है, जब एक बार असीम शक्ति अनुबंध सक्रिय हुआ तो लिन शेन का खून जब उस प्राणी की त्वचा को छूता था, जो स्टील से भी अधिक कठोर थी, तो ऐसा लगता था जैसे मांस पर दाग लगाने वाला लोहा उसमें जल रहा हो। इक्विपमेंट सीलिंग के बलपूर्वक नियंत्रण के तहत भी लिन शेन अभी भी प्राणी के शरीर को स्पष्ट रूप से हिलते हुए देख सकता था, जैसे कि वह जल गया हो। दुर्भाग्य से राक्षस लिन शेन के अथक प्रहार के आगे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका, जिससे रक्तवाचा के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश नहीं बची। जब लिन शेन का हाथ लाल धब्बे पर प्रहार करने से लगभग सुन्न हो गया था, तब रक्तवाचा अंततः पूरी हो गई। जिस क्षण रक्तवाचा समाप्त हुई, मूल रूप से मंद रक्त पैटर्न अचानक मैग्मा जैसी चमक में बदल गए। अगले ही क्षण रक्त के चिन्ह और प्रज्वलित प्रकाश दोनों त्वचा के नीचे समा गए और अदृश्य हो गए। हिंसक रूप से कांपता हुआ राक्षस शांत हो गया। लिन शेन कुर्सी पर गिर पड़ा। उसके हाथ अभी भी दर्द से बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाकर एक घूंट पीने और अपनी नसों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ गिलास को पकड़ नहीं पाए
और उसे छूते ही वह दर्द से कराह उठा और चिल्ला उठा। इसके विपरीत जब लिन शेन ने उसके दबाव बिंदुओं पर प्रहार करना बंद कर दिया तो राक्षस शांत हो गया और उसने शीघ्र ही अपनी गतिशीलता पुनः प्राप्त कर ली। सूजा हुआ अगला सिरा धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में लौट आया, गहरे लाल रंग की सांप की खाल की रस्सी जैसा, और वह लिन शेन के पास पहुंचा। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अपना मुंह खोला। इस बार मुखपत्र बड़ा नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा सा खुल गया, जिससे अंदर अनगिनत रक्त क्रिस्टल गियर घूमते हुए दिखाई दिए। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और एक छोटी सी चाबी बाहर थूकी जो माणिक जैसी दिख रही थी। दर्द को नजरअंदाज करते हुए लिन शेन ने खून से सनी उंगलियों से हाथ बढ़ाया, कांपते हुए जैसे कि उसे पार्किंसंस हो, और रूबी चाबी उठा ली। अब जब उसके पास चाबी थी तो लिन शेन ने आखिरकार अपनी चिंताओं को छोड़ दिया। इस चाबी के साथ अजीब बेस वेरिएंट प्राणी अब उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। चाबी को देखते हुए और फिर उसके मुखपत्र को देखते हुए लिन शेन सोच रहा था कि चाबी का छेद वास्तव में कहाँ हो सकता है, ये सोचते हुए कि क्या उसे इसे खोजने के लिए अपने हाथ को अंदर तक ले जाने की आवश्यकता होगी। जब बेस वेरिएंट प्राणी का शरीर तेजी से रूपांतरित होने लगा, उसका कई मीटर लंबा शरीर जल्द ही मूंगफली के आकार के गहरे लाल पालतू कैप्सूल में सिकुड़ गया। इस चीज की बुद्धिमत्ता एक सामान्य बेस वेरिएंट प्राणी की तुलना में बहुत अधिक है ना? ये वास्तव में अपने आप ही एक पालतू कैप्सूल रुख में प्रवेश कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये बिना किसी कुंजी की आवश्यकता के वापस एक प्राणी में बदल सकता है? लिन शेन ने खुद से कहा। कुछ हद तक संदेह था कि क्या पालतू कुंजी का अभी भी इस पर पूर्ण नियंत्रण है। म्यूटेंट डेट श्रेडर, मिश्र धातु वेरिएंट प्राणी, आधार उत्परिवर्तन प्रतिभाएं, उत्परिवर्ती भक्षण, उत्परिवर्ती विकास, मजबूत कवच भेदी स्पाइक्स, मजबूत त्वरित गति, मजबूत संशोधन। इसकी जानकारी को देखने के बाद लिन शेन पूरी तरह से अचंभित रह गया, और सदमे में अब वो भावना नहीं रह गई जो उस समय उसके मन में थी। लिन शेन ने केवल मिश्र धातु वेरिएंट प्राणी शब्द के बारे में सुना था। हालांकि ऐसी अफवाहें थी कि किसी ने इसे प्राप्त किया था, उसने कभी इसे नहीं देखा था। नहीं इस बारे में कोई पुष्ट रिपोर्ट थी कि किसके पास उत्परिवर्ती पालतू जानवर था। इसके अलावा ये चीज अभी भी एक मिश्र धातु प्राणी थी, तो इसकी विशेषताओं में 21 अंक क्यों थे? मिश्र धातु प्राणियों के लिए विशेषता सीमा 20 होनी चाहिए। भले ही यह एक उत्परिवर्ती था, उसने कभी भी 20 से अधिक किसी भी विशेषता के बारे में नहीं सुना था। लिन शेन को और भी अधिक असाधारण महसूस कराने वाली बात यह थी कि इस आदमी के पास 5 बेस म्यूटेशन टैलेंट थे, और उनमें से कुछ परिचित लग रहे थे। उस समय लिन शेन के पास ज्यादा सोचने का मौका नहीं था। वह कैबिनेट के पास गया, दवा की कई शीशियां निकाली और उन्हें एक बेसिन में डाल दिया। बैंगनी लाल तरल ने बेसिन का आधा हिस्सा भर दिया और लिन शेन ने अपने हाथों को उसमें डुबोया। तुरंत अपने हाथों से एक भयंकर दर्द महसूस किया, एक ऐसी अनुभूति जो तेल के बर्तन में उन्हें तलने से बहुत अलग नहीं थी। उसने दर्द को सहा और अपने हाथ तरल पदार्थ से बाहर नहीं निकाले। ये दवा ऐसी थी जिस पर उसकी बड़ी बहन ने उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था। ये वास्तव में उसकी जान बचाने के लिए थी। कहा जाता है कि इसे कई विशेष बेस वेरिएंट जीवों के बेस म्यूटेशन फ्लूइड से बनाया गया था। निर्माण प्रक्रिया और सूत्र सी कॉर्न बेस के शीर्ष रहस्य थे। सी कॉर्न बेस के अलावा कोई भी ऐसी दवा नहीं बना सकता था, और इसकी कीमत 5 अंकों की रेंज में थी। लिन शेन ने 5 बोतलें डालीं, जिसका मतलब था कि हजारों बोतलें खत्म हो गईं। हालांकि ऊंची कीमत के पीछे वास्तव में अपने कारण थे। शुरुआती पीड़ा के बाद लिन शेन ने महसूस किया कि उसके हाथ का घाव आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रहा है। खून बहना पहले ही बंद हो चुका था। इस उपचार को जारी रखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी टूटी हड्डियों को पूरी तरह से ठीक होने में केवल कुछ ही दिन लगेंगे। ठीक नहीं है। लिन शेन को अचानक कुछ याद आया। वो जांच करने गया और वास्तव में
म्यूटेंट स्टील टेल स्कॉर्पियन का पालतू कैप्सूल, साथ ही डार्क आयरन स्वेलो और 100 रिफाइंड स्टील बीस्ट के बेस म्यूटेशन अंडे सभी गायब हो गए थे। डेथ श्रेडर की जानकारी की सावधानी पूर्वक समीक्षा करने के बाद लिन शेन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि उन वस्तुओं को संभवतः डेथ श्रेडर ने खा लिया था। डेथ पाउडर की परिवर्तनशील भक्षण और विकासवादी चोरी क्षमताओं में अन्य प्राणियों की आधार परिवर्तन प्रतिभाओं को लूटने की क्षमता होनी चाहिए। उन 3 अन्य उन्नत कौशलों को इसके द्वारा चुराया गया होगा। लिन शेन ने जल्दी से कारणों और परिणामों को एक साथ जोड़ दिया। क्योंकि उत्परिवर्तित डेथ श्रेडर का नाम बहुत लंबा था, लिन शेन ने इसे संक्षिप्त कर दिया और इसे डेथ पाउडर कहा। लिन शेन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब सुपरसोनिक गनमैन का कैप्सूल और म्यूटेंट स्टील टेल स्कॉर्पियन का कैप्सूल एक साथ थे, तो डेथ पाउडर ने सुपरसोनिक गनमैन के कैप्सूल को क्यों नहीं निगल लिया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपरसोनिक गनमैन उच्च स्तर का है और इसकी भक्षण क्षमता इतनी आसानी से उस पर लागू नहीं होती है, या ये केवल उन प्राणियों को लक्षित करता है जो अग्नि बीज से प्रभावित होते हैं? फिलहाल लिन शेन समझ नहीं पाया कि इसका क्या कारण था। विकास की क्षमता वाले 3 असाधारण पालतू जानवरों को खोना कुछ हद तक नुकसान है। हालांकि मेरी वर्तमान दुर्दशा को देखते हुए इसे सीधे डेथ पाउडर की लड़ाकू शक्ति में परिवर्तित करना वास्तव में अधिक उपयोगी है, लिन शेन ने सोचा, क्योंकि उन्होंने डेथ पाउडर को उसके प्राणी रूप में बहाल किया और उसकी विभिन्न क्षमताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्नत कवचभेदी डंक ने इसकी पूंछ को, जो स्पाइक के समान है, दुर्जेय भेदक और कवचभेदी क्षमताओं से संपन्न किया। इसकी असामान्य विशेषता के साथ ये क्रिस्टल आधारित प्राणियों के लिए भी खतरा बन गया। जहां तक मिश्र धातु प्राणियों की बात है, ये उन पर सटीकता से हमला कर सकता है। उन्नत त्वरित गति को कुछ समय के लिए बढ़ाने की क्षमता थी, तथा ये एक अत्यंत व्यावहारिक प्रतिभा क्षमता भी थी। लिन शेन को अभी भी ये पता नहीं चला था कि उन्नत संशोधन कौशल क्या था। ये एक निष्क्रिय क्षमता लग रही थी और डेथ पाउडर इसे प्रदर्शित करने में असमर्थ था। परिवर्तनशील भक्षण और विकासवादी चोरी का भी प्रदर्शन नहीं किया जा सका, केवल ये जानते हुए कि वे भक्षण और विकासवादी क्षमताएं थीं। लिन शेन केवल मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते थे कि वे आधार परिवर्तन प्रतिभाओं को लूटने में महत्वपूर्ण थे। किसी भी अन्य प्रभाव के लिए उन्हें भविष्य की लड़ाई में खोजा जाएगा। इन 3 प्रतिभा क्षमताओं के बिना भी केवल उन्नत कवचभेदी डंक और उन्नत त्वरित गति पर निर्भर रहना डेथ पाउडर की विचित्र विशेषता के साथ मिलकर इसे मिश्र धातु प्राणियों की लड़ाकू शक्ति के शीर्ष पर रखने के लिए पर्याप्त था। केवल डेथ पाउडर की नई शक्ति के साथ ही लिन शेन को लगा कि गॉड माउंटेन की उनकी आगामी यात्रा में अभी भी बदलाव की थोड़ी संभावना हो सकती है। इस संभावना पर उनका विश्वास इसलिए था क्योंकि क्यूई और वांग दोनों परिवारों के पास क्रिस्टल बेस लेवल की युद्ध क्षमताएं थीं, और डेथ पाउडर केवल एक छद्म क्रिस्टल बेस प्राणी था। असली क्रिस्टल बेस प्राणियों का सामना करने पर ये लाभ नहीं उठा सकता। संभावना की एक किरण अभी भी एक संभावना थी, जो कुछ भी न होने से बेहतर थी। एक निराशाजनक स्थिति में फंसे लिन शेन काफी आशावादी थे। वह अपने हाथों को औषधीय घोल में भिगोता रहा। उसे पता था कि समय उसके पक्ष में नहीं था। अगर गॉड माउंटेन जाने से पहले उसके हाथ ठीक नहीं हुए तो ये बहुत बड़ी असुविधा होगी। केवल अब लिन शेन के पास अपने दिमाग में आई अग्नि बीज की जानकारी पर ध्यान देने का समय था। लिन शेन भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि किस प्रकार का अग्नि बीज मृत्यु पाउडर ले जा सकता है। अपूर्ण सुपरबेस विकासवादी बीज स्वर्ग के लिए बलिदान, टीम के साथ ही स्वर्ग के लिए बलिदान करते हैं। मन असीमित है। जितने अधिक लोग मरते हैं, युद्ध शक्ति उतनी ही मजबूत होती है। रक्त के समुद्र के बीच देवताओं को एड़ी पर सिर घुमाते हुए एक पल के लिए लिन शेन का मुंह खुला रह गया। वह कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। तो असफल अग्नि बीजों के अलावा अपूर्ण अग्नि बीज भी है। अगर अपूर्ण अग्नि बीज हैं, तो क्या पूर्ण अग्नि बीज भी हो सकते हैं? और वास्तव में इस स्वर्ग के लिए बलिदान का क्या मतलब है?
निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी ताकत बढ़ाने के लिए मेरे सभी साथियों को मरना पड़े, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वास्तव में टीममेट को कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए? अगर मैं जिसे भी टीममेट मानता हूँ वह टीममेट है, तो क्या मैं दुश्मनों को टीममेट मान सकता हूँ? एक दुश्मन साथी को मार डालो और एक अंक से मजबूत हो जाओ। लिन शेन ने लालच से सोचा। उन्होंने कुछ समय तक इसका अध्ययन किया, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि स्वर्ग के लिए बलिदान का उपयोग कैसे किया जाए। ये ऐसी क्षमता नहीं लगती थी जिसका वे सक्रिय रूप से उपयोग कर सकें। उन्हें इसके प्रभावों के बारे में तभी पता चला जब बाद में इसका उपयोग किया गया। शेष समय के लिए लिन शेन घर पर ही रहे, ताकि वे उम्मीद कर सकें कि प्रस्थान से पहले उनके हाथ ठीक हो जाएंगे। हर 12 घंटे में उन्हें औषधीय घोल बदलना पड़ता था तथा अपने हाथों को पूरी तरह भिगोने के लिए हर बार 5 बोतलों की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए उन्हें केवल दवा के लिए ही 6 अंकों की राशि खर्च करनी पड़ती थी। सौभाग्य से दवाएं वास्तव में प्रभावी थीं। हालांकि वे प्रस्थान से पहले लिन शेन के हाथों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं बची थी। वह बिना किसी समस्या के भारी वस्तुओं को उठा सकता था। उच्च तीव्रता वाली लड़ाई अभी भी संभव नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि उसकी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हड्डियां फिर से टूट सकती है। लिन शेन अपने साथ दवा लाया था और समय समय पर उसे लगाता रहा, और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उपचार अवधि के दौरान लिन शेन ने कुछ निम्न स्तर के बेस म्यूटेशन अंडे डेथ पाउडर को खिलाए, और उसने उन सभी को स्वीकार कर लिया तथा लिन शेन द्वारा प्रदान किए गए 20 से 30 स्टील म्यूटेंट अंडे खा लिए, ये सोचते हुए कि इतने सारे बेस म्यूटेशन अंडे खा लेने के बाद इसमें एक और प्रतिभा प्रकट होनी चाहिए। फिर भी एक फाड़ भी नहीं था, कोई प्रतिभा नहीं, और शरीर के आकार में भी मामूली परिवर्तन नहीं था। लिन शेन को आश्चर्य होने लगा कि क्या डेथ पाउडर केवल उन प्राणियों की प्रतिभाओं को ही लूट सकता है जो अग्नि बीज आधार भिन्न प्राणियों का उपभोग करते हैं। तय प्रस्थान समय तक ये लिन शेन के लिए एक मिश्र धातु स्तर का पालतू कैप्सूल आया, जिसमें एक सफेद सोने का जानवर था। व्हाइट गोल्ड बीस्ट कोई विशेष रूप से दुर्लभ मिश्र धातु पालतू जानवर नहीं था। मुख्य रूप से इसकी गति के लिए प्रशंसा की जाती थी, और आमतौर पर इसे सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कई लोग व्हाइट गोल्ड बीस्ट को सवारी के रूप में उपयोग करना पसंद करते थे, न केवल उनकी गति के कारण, बल्कि ये प्राणी अपने बर्फ सफेद शरीर और सिर पर एक सींग के कारण सौंदर्य की दृष्टि से भी आकर्षक थे, जो किंवदंतियों के पवित्र इक्सिंगों के समान थे, जिसके कारण ये कई सौंदर्य प्रेमियों की पसंदीदा सवारी बन गए। लिन जियांगडोंग खुद एक सौंदर्य प्रेमी था, और उसके पास एक सफेद सोने का जानवर था। ये ने लिन शेन को लिन जियांगडोंग का रूप धारण करने के लिए इस विशेष सफेद सोने के जानवर का स्रोत बनाया था। दोनों व्हाइट गोल्ड बीस्ट एक जैसे दिखते थे, फिर भी लिन जियांगडोंग का माउंट 20 स्पीड टॉप टियर माउंट था, जबकि ये को जो मिला उसकी स्पीड 18.4 थी। हालांकि ये थोड़ा धीमा था, लेकिन ये नकल के लिए पर्याप्त था। मिश्र धातु के कवच से सुसज्जित और भूतिया चेहरा धारण किए हुए श्वेत राक्षस को प्रत्यक्ष टकराव के बिना लिन जियांगडोंग के अलावा किसी और के रूप में नहीं पहचाना जा सकता था। जब वे दोनों जाने वाले थे, वेई वुफू चुपचाप उनके पीछे पीछे चला, एक शब्द भी नहीं बोला, बस चुपचाप लिन शेन के पीछे पीछे चलता रहा। ये ने वेई वुफू की ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन लिन शेन ने उसे रोक दिया। तीनों एक साथ तय की गई बैठक स्थल पर गए। क्यूई और वांग परिवार पहले ही आ चुके थे। क्यूई शुहेंग और वांग तियाने ने बाई शेनफेई के साथ चर्चा का नेतृत्व किया। क्या लिन परिवार केवल आप तीनों को भेज रहा है? वांग तियानर ने तीनों को देखकर पूछा। केवल लौकी पर्वत के लिए क्या 3 पर्याप्त नहीं है? लिन शेन सफेद सोने के जानवर के ऊपर बैठ गया और उतरने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वांग तियानर का चेहरा काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह प्रतिक्रिया देने ही वाला था कि क्वी शुहेंग ने उसे रोकने के लिए एक अर्थपूर्ण नजर डाली। क्यू शुहेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हर परिवार की अपनी स्थिति होती है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग जाना चाहते हैं, जब तक हर कोई सहयोग करता है। चूंकि सभी लोग यहाँ हैं, तो चलिए चलें, बाई शेनफेई ने वेई वुफू की ओर देखते हुए कहा, जो लिन शेन का पीछा कर रहे थे, और आगे कोई टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया। उसने एक सफेद पेट कैप्सूल फेंका, जो जमीन पर पड़ते ही एक बर्फीले सफेद जेड जैसे प्राणी में बदल गया, जो गाय और ट्राइसेराटॉप्स दोनों जैसा था। भीड़ ने अलग अलग भावों से उसकी सवारी को देखा और स्पष्ट रूप से पहचान लिया कि वह क्रिस्टलाधारित प्राणी है। सीकॉन बेस के लोग वास्तव में असाधारण हैं, यहाँ तक कि उनके वाहन भी क्रिस्टल बेस स्तर के हैं, लिन शेन ने मन ही मन कहा। कोई और शब्द आदान प्रदान नहीं हुआ और सभी ने अपने अपने घोड़ों को बुलाया तथा एक भव्य और शक्तिशाली जुलूस के रूप में बेस से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लिन शेन ने उत्सुकता से अपने आसपास का निरीक्षण किया। जब से वह पैदा हुआ था, उसने बेस को जितनी बार छोड़ा था, उसे एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। बाहर की दुनिया अभी भी उसके लिए बहुत नई और दिलचस्प थी। सड़क के किनारे ज्यादातर जगह हरी भरी वनस्पतियों से ढकी हुई थीं। बीच बीच में तरह तरह के फूल और लहरदार पहाड़ियां बिखरी हुई थीं। हालांकि करीब से देखने पर कोई भी महसूस कर सकता था कि ये पहाड़ियां बिल्कुल भी प्राकृतिक पहाड़ियां नहीं थीं, बल्कि हरियाली से ढकी इमारतें थीं। 200 साल से ज्यादा पहले ये एक आधुनिक शहर हुआ करता था, लेकिन अब ये बताना मुश्किल है। कभी कभार दिखने वाली सड़कें और इमारतें जीर्ण शीर्ण हो चुकी थीं, कई ढह चुकी थीं और उन पर पेड़ पौधे उग आए थे या दब गए थे। हरियाली के बीच कभी कभी धातु जैसी शाखाओं और पत्तियों वाले अजीब पौधे भी दिखते थे। लिन शेन को पता था कि ये धातु से बनी कलाकृतियां नहीं थीं, बल्कि असली जीवित धातु वनस्पतियां थीं। ये भी आधार भिन्न जीव थे, लेकिन इनके अंदर का आधार उत्परिवर्तन द्रव अत्यंत दुर्लभ था और उसे निकालना कठिन था। इसलिए अक्सर उन्हें काटकर सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि समूह को बातचीत में अधिक रुचि नहीं थी, तथा उन्होंने अपने घोड़ों को खेतों में बाई शेनफेई के पीछे पीछे दौड़ने के लिए कहा। रास्ते में उन्हें कुछ निम्न स्तर के बेस वेरिएंट प्राणियों का सामना करना पड़ा, जो डर के मारे तितर बितर हो गए, और वे उनका पीछा करने में बहुत आलसी थे। आधे से ज्यादा दिन तक कई मोड़ और घुमावों के बाद दोपहर 3 बजे तक वे सिर्फ 70 से 80 मील ही चल पाए थे। अचानक आगे पहाड़ों में एक रंगीन रास्ता दिखाई दिया। बाई शेनफेई इस रंगीन रास्ते के प्रवेश द्वार पर रुक गया। बाकी सभी लोग भी रुक गए। लिन शेन ने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई रंगीन गली नहीं थी, बल्कि ये दूर दूर तक फैले रंग बिरंगे धातु के फूलों से ढकी हुई थी, जिसकी पूरी लंबाई अज्ञात थी। मैं कुछ साल पहले यहाँ आया था। उस समय ये रंगीन स्टील के फूल हरियाली के बीच छिटपुट रूप से बिखरे हुए थे। समय समय पर केवल कुछ गुच्छे दिखाई देते थे। कुछ ही वर्षों में इतने सारे फूल उगाए हैं कि वे एक लंबी नदी की तरह दिखते हैं, ये ने लिन शेन के बगल में कहा। मुख्य रूप से उसके लाभ के लिए उसे डर था कि लिन शेन अनजाने में फूलों को न पहचानकर खुद को प्रकट कर सकता है। जहाँ रंग बिरंगे स्टील के फूल हैं, वहाँ स्टील टेल स्कॉर्पियन जरूर होंगे। यहाँ इतने सारे फूल हैं, तो जरूर ही उनमें से काफी संख्या में बिच्छू छिपे होंगे। हमें आगे बढ़कर इसकी खोज करनी चाहिए, वांग तियानर ने बाई शेनफेई से कहा। ये अच्छा लगता है, बाई शेनफेई ने बिना कोई भावना दिखाए थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। वांग तियानर, जो बाई शेनफेई के सामने दिखावा करने के लिए उत्सुक था, उसने क्यू शुहेंग या लिन शेन से राय नहीं मांगी और इसके बजाय एक म्यूटेटर को आगे का रास्ता देखने के लिए एक गेंडा पर सवार होकर भेजा। म्यूटेटर के रूपांतरण के बाद उसके शरीर पर एक स्टील का कवच दिखाई दिया। तभी उसने सावधानीपूर्वक अपने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए कहा। गेंडा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके खुरों से एक असहज चीखने जैसी आवाज आ रही थी, क्योंकि वे रंगीन स्टील के फूलों पर कदम रख रहे थे। वह लगभग 20 से 30 मीटर आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी कोई स्टील टेल स्कॉर्पियंस दिखाई नहीं दिया, जिससे उसे अपनी गति थोड़ी बढ़ाने का साहस मिला।
100 मीटर से अधिक दूर तक सरपट दौड़ने के बाद भी जब उसे स्टील टेल स्कॉर्पियंस का कोई निशान नहीं दिखा तो म्यूटेटर रुक गया। उसने अपनी सवारी को घुमाया और चिल्लाया, बॉस, यहाँ स्टील टेल स्कॉर्पियंस का कोई निशान नहीं है। अजीब बात है, इतने सारे रंगीन स्टील के फूलों के बावजूद एक भी स्टील टेल स्कॉर्पियन नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, वांग तियानर ने सोचा। स्टील टेल स्कॉर्पियंस को रंगीन स्टील के फूलों के अंदर का तरल पदार्थ बहुत पसंद है। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि इन फूलों में ये होगा या नहीं, लेकिन संभावना बहुत अधिक है। अब जब यहाँ कोई बिच्छू नहीं है तो दो संभावनाएं हैं। एक, ये रंगीन स्टील के फूल नहीं हो सकते हैं, लेकिन बस एक जैसे दिखते हैं। दूसरी संभावना ये है कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है, जिससे हम किसी भी स्टील टेल स्कॉर्पियन को नहीं देख पा रहे हैं, क्यू शुहेंग ने कहा। समाप्त करने के बाद उन्होंने बाई शेनफेई को देखा और पूछा, मिस बाई, क्या इस फूल पत को दरकिनार करने का कोई तरीका है? बाई शेनफेई ने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली, उसे देखा और कहा, नहीं, हमें यहीं से होकर जाना होगा। सभी का ध्यान उसके हाथ में रखी नोटबुक पर गया, जिसमें लिन शेन और ये भी शामिल थे। लिन शेन ने सोचा, क्या वह वास्तव में लॉकी पर्वत का रास्ता जानती है? क्या उस नोटबुक में कोई नक्शा हो सकता है? चूंकि हम इसे बाईपास नहीं कर सकते, इसलिए हमें अधिक सावधानी से रास्ता तलाशना चाहिए, क्यू शुहेंग ने वांग तियानर की ओर देखते हुए कहा। वांग तियानर ने पुष्प पथ पर चल रहे व्यक्ति को आवाज दी और वह अपना वाहन मोड़कर आगे की ओर देखने लगा और शीघ्र ही पुष्प पथ की गहराई में गायब हो गया। वे आधे घंटे तक इंतजार करते रहे, फिर वो आदमी तेजी से दौड़ता हुआ वापस आया। बॉस वांग, ये फूलों का रास्ता 10 मील से ज्यादा लंबा है और एक घाटी पर खत्म होता है। उसके आगे कोई रंगीन स्टील के फूल नहीं हैं। उस आदमी ने वांग तियानर के पास वापस आकर बताया, क्या तुमने कोई स्टील टेल बिच्छू देखा? वांग तियानर ने पूछा। कोई नहीं, आदमी ने अपना सिर हिलाया। वांग तियानर ने क्यू शुहेंग की ओर देखा, जिसने उसके बगल में खड़े म्यूटेटर्स में से एक को निर्देश दिया, तुम भी जाओ और इसका पता लगाओ, लेकिन फूल पथ के दूसरी ओर से जाओ। क्यू परिवार के म्यूटेटर ने अपनी मूल उत्परिवर्तन शक्तियों का प्रयोग किया, अपने शरीर के अधिकांश भाग को स्टील के कवच से ढक लिया तथा लोहे के सींग वाले घोड़े पर सवार होकर फूलों के समुद्र में प्रवेश किया। चूंकि वांग परिवार के किसी व्यक्ति ने पहले ही रास्ता देख लिया था, इसलिए क्यू परिवार का म्यूटेटर बहुत तेजी से आगे बढ़ा और आधे घंटे से भी कम समय में वापस लौट आया। फूल पथ 10 मील से ज्यादा लंबा है, जो वास्तव में एक घाटी में समाप्त होता है। घाटी के अंदर कोई रंगीन स्टील के फूल नहीं हैं। रास्ते में मुझे कोई स्टील टेल स्कॉर्पियन या कोई अन्य बेस वेरिएंट जीव नहीं मिला, आदमी ने संक्षेप में बताया। आप क्या सोचती है, मिस बाई? क्यू शुहेंग ने बाई शेनफेई की ओर मुड़कर पूछा। बाई शेनफेई ने कहा, हम जिस जगह पर पहुंचना चाहते हैं वो घाटी है। हमारे पास यहाँ से गुजरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, चलो पहले घाटी की ओर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं। आप सब क्या सोचते हैं? क्यू शुहेंग ने वांग तियानर और लिन शेन की ओर देखते हुए पूछा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। वांग तियानर और लिन शेन को कोई आपत्ति नहीं थी। समूह ने फूल पथ पर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। लिन शेन ने उनके नीचे पथ देखा। रंगीन स्टील के फूल बेहद जीवंत थे। प्रत्येक फूल लगभग एक नाखून के आकार का था और पंखुड़ियां समुद्री सीप की तरह आकार की थी। किनारे उस्तरे की तरह पतले, ब्लेड की तरह तीखे थे। स्टील के शरीर वाले पालतू जानवर बिना किसी समस्या के उन पर चल सकते हैं, लेकिन मांस और रक्त से बने प्राणियों पर पैर रखने से तत्काल चोट लग सकती है। हर कोई हाई अलर्ट पर था, किसी भी संभावित समस्या से सावधान। सौभाग्य से बिना किसी घटना के 7 से 8 मील की यात्रा करने के बाद ये वैसा ही लग रहा था जैसा कि 2 स्काउट्स ने बताया था। फ्लावर पाथ में एक भी स्टील बिच्छू नहीं था, नहीं कोई अन्य बेस वेरिएंट जीव। वे अपनी गति बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सके और घाटी की ओर भागने की योजना बनाने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि पूरा फ्लावर पाथ हिलने लगा है, जिससे सभी चौंक गए
और उन्होंने तुरंत अपने घोड़ों की आगे की प्रकृति रोक दी। स्टील टेल स्कॉर्पियंस। इतने सारे स्टील टेल स्कॉर्पियंस! किसी ने डरकर चिल्लाया। करीब से निरीक्षण करने पर लिन शेन को एहसास हुआ कि ये रंगीन स्टील के फूल नहीं थे जो हिल रहे थे, बल्कि अनगिनत ताड़ के आकार के स्टील टेल बिच्छू उनके नीचे से निकले थे। बिच्छुओं की एक नदी की तरह घने समूह में, यहाँ तक कि उनके पैरों के नीचे भी।